नमस्कार। सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सुर्खियां अखबार की में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। राजधानी की हवा प्रदूषित है। आनंद विहार में 532 AQI दर्ज किया गया है। देखिए, हवा की दिशा और रफ्तार में कमी के बाद प्रदूषण की मार उत्तर भारत पर देखने को मिल रही है। बात ज़्यादातर जगहों की हम करते हैं तो वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में है और इसी को लेकर बहुत चिंता का विषय माना जा रहा है। दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा, राजस्थान के 5 प्रमुख शहरों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में ये 382 के पार है। दिल्ली के आनंद विहार में तो AQI 500 के पार पहुंच गया है। तो देखिए, दिवाली के पटाखों से भी खतरनाक हो गई है दिल्ली की आबो हवा। इस साफ तौर पर हर एक अखबार फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दे रहा है। तो फिलहाल देखिए, लगातार मोनिका भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही हैं और हम भी इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। दिवाली के पटाखों से भी खतरनाक है दिल्ली की इस वक्त हवा। और देखिए, सभी जगह इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए, दिल्ली की हवा जो है वो देश में सर्वाधिक प्रदूषित है। अब राजधानी दिल्ली को ये नया तमगा जो मिला है और इस तमगे के तहत आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी बताया जा रहा है दिल्ली को। आनंद विहार दिल्ली का इलाका जहां पर AQI 500 से ज़्यादा बताया जा रहा है। नोएडा में 313 है और कुल 16 ऐसी जगह बताई जा रही हैं जहां पर ये जो AQI है वो 400 प्लस हो गया, यानी कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब देखिए, इस बीच ये भी आपको बता दें, जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं कि अगले जो 3 दिन रहने वाले हैं वो और ज़्यादा ख़राब रहने वाले हैं और ज़्यादा पोल्यूटेड रहने वाले हैं। ऐसे में हालांकि देखिए, अटकलें पहले से इस बात की लगाई जा रही थी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये स्थिति उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जो एस्थमेटिक हैं, जिन्हें वायु संबंधी सांस संबंधी दिक्कतें पहले से है। उनके लिए ये जो स्थिति है, ये समस्या है, बहुत गंभीर हो जाती है। साथ ही साथ छोटे बच्चे, जो बुजुर्ग हैं या फिर जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देखिए, यदि हम देखें, आज सीज़न में पहली ठंडक जो है वो महसूस की गई है। ये अपने आप में खबर भी है। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते कोहरे की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कोहरे के साथ साथ जो स्मॉग है उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो पोल्यूशन का लेवल है वो अप होता जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली के पटाखों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया इस वक्त जो पूरा का पूरा वायुमंडल है। और पूरा एक गैस चैम्बर जिसे कहा जाए तो उसमें कोई हाइपरबोल अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरा गैस चैम्बर बन चुका है। इसके अलावा आपको बता दें, प्रदूषण बढ़ने की वजह से हवाओं का कमज़ोर होना और गिरते तापमान को इसकी वजह बताया जा रहा है। शुक्रवार से ही न्यूनतम तापमान में गिरावट रही। नमी का जो स्तर था वो लगातार बढ़ा। साथ ही हवाओं की रफ्तार कम हो गई है। हवाओं की रफ्तार कम होने से क्या हुआ है कि हवाओं की दिशा में नॉर्थ वेस्ट हो गई है। ये हवाएं पराली का धुआं लेकर आती हैं, ऐसा जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो खबर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा 15 सितंबर से लेकर 3 नवंबर तक पंजाब में ही पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो लगभग 4132 हो चुकी हैं। इसमें 216 मामले रविवार को दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल देखिए, अब इस बारे में ये भी बता दें आपको कि प्रदूषण का जो लेवल है वो अप रहेगा, बढ़ेगा ही, कम होने वाला नहीं है। और दिक्कत की बात ये भी है कि इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, उस पर हमलावर हो गई है। क्योंकि बात यदि हम पंजाब की करते हैं तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो यही कहा जा रहा है कि ना तो आप वहाँ पराली को रोकने में सक्षम हो पा रहे हैं और ना ही यहाँ पर प्रदूषण का लेवल जो अब बना हुआ से कम ही कर पा रहे हैं। फिलहाल इन तमाम चीज़ों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फंसता आम आदमी ही है। बिल्कुल, देखिए, हवा की दिशा में बदलाव और रफ्तार धीमी होने से उत्तर भारत में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने दिवाली से पहले का वक्त देखा था जब ये कहा जा रहा था कि वो जो टाइम होता है जिसमें पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा पीक पर होता है, वो उतना प्रदूषित नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सूरज बहुत अपनी तपिश के साथ उग रहा था और कहीं ना कहीं गर्मी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे हवा में यूँ कहीं मॉइस्चर आएगा या फिर जैसे ही सर्दी बढ़ती जाएगी और फॉग की स्थिति उत्पन्न होगी, तो जब फॉग के साथ आपका पोल्यूशन मिक्स होगा तो वो जो स्मॉग की स्थिति है वो आपकी सेहत के लिए ख़राब है। और ज़ाहिर तौर पर नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और सर्दी पड़नी ही है, और सर्दी के बाद जब हम देखते हैं पोल्यूशन तो वही स्थिति जो है शुरू हो चुकी है और लगातार अलार्मिंग सिचुएशन इसे कहा जा रहा है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी हो रही है।
प्रिकॉशनरी मेजर्स भी दिल्ली सरकार जो है ले रही है, हालांकि वो नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। साथ साथ देखिए AQI लेवल्स का भी जिक्र किया गया और देखिए ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर भारत के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर 300 से ज़्यादा रहा AQI। हरियाणा के बहादुरगढ़ का जिक्र हुआ है, 335 बताया जा रहा है, सोनीपत में 321 बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 302 बताए जा रहे हैं, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 327 है। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजधानी दिल्ली की है, बल्कि पूरा उत्तर भारत जो है वो इसकी ख़राब हवा की चपेट में है। गाज़ियाबाद में 290, गुड़गांव में 281, फरीदाबाद में 250, ग्रेटर नोएडा में 248 जो है दर्ज किया गया है। और जाहिर सी बात है, ये जो स्थितियां हैं वो ख़तरनाक हैं महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और इस आबो हवा में सांस लेने में आप समझ पाएंगे कितनी तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल ऐसे में ये भी कहा जाता है कि अभी मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते हैं, आगे भी आके उनको ये चेतावनी दे दी जाएगी कि मॉर्निंग वॉक भी ना करें, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक भी आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव ही डालेगी। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से फ़िलहाल जो संज्ञान लिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो यही है कि आप वॉक्स अवॉइड करें, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस को बोनट पर घसीटा, नवभारत टाइम्स में भास्कर में इस खबर का जिक्र है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक कार सवार ने रेड सिग्नल तोड़ दिया और वहां पर मौजूद 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार तेजी से गाड़ी भगाता रहा। दोनों पुलिसकर्मी बोनट पर लटक गए, फिर भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। तस्वीर ज़रा देखिए आप, इस तस्वीर को ज़रा जूम करके दिखाने की कोशिश करें, हम आपको दिखाएंगे कि ये वो कार है और ये 2 पुलिसकर्मी आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 और 2। ये दोनों बोनट पर लटक गए, रोकने की कोशिश की, बावजूद इसकर कि जो पुलिसकर्मी को लेकर घसीटती रही कार 20 मीटर तक, उसके बाद भी कार को नहीं रोका गया। पूरा मामला समझाते हैं आपको। डिस्ट्रिक्ट के बेसराय रोड पर शनिवार रात 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के बाद बोनट पर लटकाकर लगभग 20 मीटर तक दौड़ाने का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। इधर खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया। किशनगढ़ थाना पुलिस ने 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कार ड्राइवर की पहचान कर ली गई है और कार नांगल देवल वसंत कुंज निवासी जय भगवान के नाम पर है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी के अनुसार घायलों की पहचान एएसआई प्रमोद सिंह, हेड कांस्टेबल शैलेश के रूप में हुई है। एएसआई प्रमोद ने अपने बयान में ये भी बताया कि रात एक कार रेड लाइट जंप करके उनकी ओर आने लगी थी और जब ड्राइवर को कार से बाहर आने को कहा गया तो उसे वो दौड़ाने लगा। हालांकि थोड़ी मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा इस बीच हम कह सकते हैं हो सकता था। और अमूमन हमेशा देखा गया है कि डर की वजह से भी, जब उनको रोका जाता है, डर की वजह से भी लोग कार को आगे दौड़ाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी इस हरकत से किसी ना किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी जान पर भी बन सकती है। और एनीवेज वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं, अगर आप भागने की कोशिश भी करेंगे तो ज़ाहिर तौर पर आप कैद हो जाएंगे। और जब बात राजधानी दिल्ली की हो रही है तो आप समझ ही सकते हैं, ऐसे में किसी भी तरह की बेवकूफ़ी जो है वो किसी दूसरे की जान तो ले ही सकती है और आपको भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि फ़िलहाल देखिए रेड लाइट जंप हुई थी, चाहे तो आप पुलिस वालों से, वो मिलके ट्रैफिक पुलिस वालों से अब वो चालान होता है, एक प्रोसेस होता है, आप उससे गुजर सकते थे। लेकिन जिस तरह की हरकत आपने आवेश में इन लोगों ने अंजाम दी, इस शख्स ने अंजाम दिए, ज़ाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती खुद इस शख्स के लिए भी बन सकता था अगर ये हादसा बड़ा हो जाता तो। और देखिए बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से रेड सिग्नल तोड़ा गया, और हम ये भी देखते हैं मोनिका कि पुलिस वाले खुद कार पर चढ़ गए, जबकि ऑलरेडी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। भाई अब तो सब चालान ऑटोमेटिक हो जाता है। उनको भी उनकी जान पर बन आती, उनको भी समझने वाली बात थी कि भाई घर पहुँचते पहुँचते चालान तो कट ही जाता। बहरहाल फिलहाल इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। रोकने की कोशिश की गई, लेकिन 20 मीटर तक ड्राइवर घसीटता रहा। हालांकि अब उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। फिलहाल सरकारी कामकाज में बाधा डालना, हत्या का प्रयास का मामला, ये 2 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। बिल्कुल।
और बात श्रीनगर की कर लेते हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, 12 लोग जख्मी हुए हैं। नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, 12 लोग घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। देखिए खबर, बड़ी खबर है। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद 12 लोग जख्मी हैं। फिलहाल देखिए जो घटनाएं हैं विधानसभा चुनाव के बाद से वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तस्वीर से देखिए हड़कंप मच गए यहाँ पर, गश्ती और ज़्यादा बढ़ गई है। थोड़ा तफसील से इस खबर को बता भी देते हैं। सीआरपीएफ की गाड़ियों को आतंकियों टारगेट बनाया और निशाना चूका है। तो फिलहाल देखिए आतंकवादियों टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर क्रॉसिंग के पास सीआरपीएफ के मोबाइल बंकर वाहन पर ग्रेनेड फेंका था। और इसके बाद आपको बता दें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को दोपहर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि निशाना वो चूका और निशाना चूकने की वजह से जो ग्रेनेड है वो सड़क पर ही फट गया। इस हमले में लगभग 12 से अधिक पैदल यात्री, दुकानदार घायल हो गए हैं। आतंकवादियों ने श्रीनगर शहर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर क्रॉसिंग के पास सीआरपीएफ के मोबाइल बंकर वाहन को ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सड़क पर ही फट गया था। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। तलाशी के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और संडे मार्केट उस वक्त लगा हुआ था जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि गर्म कपड़े और कंबल, जैकेट, बर्तन, ये सब तमाम चीज़ें जो है फेरी वाले वहाँ बैठा करते हैं, वो सभी इसकी चपेट में आए, घायल हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने भी इसकी निंदा की है। एक्स पर भी उन्होंने लिखा है, पोस्ट डाला है। श्रीनगर की संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की खबर परेशान करने वाली है। जल्द से जल्द हमलों की इस लहर को रोकने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि लोग बिना किसी डर से अपना जीवन जी सकें। हालांकि आपको बता दें इलाके में मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान मारा गया था, जो कि पहली खबर थी। अब देखना ये होगा कि जो ये हमले हैं वो आखिरकार कब रुक रहे हैं। इस बीच आपको याद भी होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह भी कहा कि उमर, चूंकि सरकार बन गई है उमर अब्दुल्ला की, उनके बेटे की, ये उनको ख़राब करने की, उनका नाम ख़राब करने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। एक विवादास्पद बयान भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए थे और सेना ने देखिए घर को उड़ा दिया है। एक आतंकी की मौत हुई है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जब से नई सरकार बनी है विधानसभा चुनाव के बाद हम लगातार इस तरह के हमले जो है देख रहे हैं। इससे पहले टारगेट किलिंग की वारदातें जो हैं वो सामने आई थी, जहां पर सुनियोजित तरीके से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया था और सेना के काफिले को भी निशाना बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है संडे मार्केट, यानी कि बात पता है थी आतंकियों को, सुनियोजित तरीके से हमला किया गया कि यहाँ पर चूँकि संडे का दिन है, ऐसे में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए होंगे अपनी ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने के लिए, और ऐसे में अगर वो यहाँ पर किसी हमले को अंजाम देते हैं तो बड़ा नुकसान जो है उनके द्वारा किया जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं अमन और चैन ख़राब करने की एक और नापाक कोशिश। जाहिर सी बात हो, इस पर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, जो कि बीते कई दिनों से जो आतंकवादियों का उसके पैटर्न जो है, उनके हमला करने के पैटर्न में भी कई बदलाव देखे गए हैं। इसको हालांकि लगातार सेना समझ भी रही है, उन पर निशाना भी साधा जा रहा है, उनको मार गिराया भी जा रहा है। बहरहाल खबरों पर आगे बढ़ जाते हैं। संविधान की रक्षा राष्ट्र की प्रमुख लड़ाई है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी के साथ वायनाड में चुनाव प्रचार किया। यहाँ प्रियंका ने कहा कि मोदी जी का मकसद आपको बेहतर जीवन देना, नई नौकरियां, बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा देना नहीं है। वे बस किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना। वायनाड में प्रियंका का मुकाबला बीजेपी की नव्या हैदास और वामपंथी उम्मीदवार सत्यन मोकेरी से है। ये देखिए दैनिक भास्कर में इस खबर का जिक्र हुआ है, स्क्रीन पर आपको कटिंग भी दिखा रहे हैं और अखबार मेरे हाथ में भी है। संविधान की लड़ाई, संविधान की रक्षा राष्ट्र की प्रमुख लड़ाई है, ये कहा गया है राहुल गांधी द्वारा। तस्वीर भी छपी है वायनाड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संडे को कहते हुए नजर आए कि देश में जो अहम लड़ाई है वो संविधान की रक्षा है और उसे संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान नफरत से नहीं बल्कि विनम्रता के साथ जो है वो लिखा गया है।
राहुल ने वायनाड में बहन प्रियंका के लिए एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लड़ाई हमारे देश के संविधान की रक्षा के लिए है। हमें जो सुरक्षा मिलती है, हमारे देश की जो महानता है, वो सब संविधान से ही उपजी है। प्रियंका जो है वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में है। और इस बीच ये बता दें कि 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। प्रियंका ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्योग जगत के अपने मित्रों के लिए सब कुछ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ उद्योग जगत के उनके मित्रों के लिए काम करती है और आपको बेहतर जीवन देना उनका मकसद तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रियंका आपकी बहन है, बेटी है, माँ भी हैं। ये सबसे अच्छी सांसद बनेगी राहुल गांधी। और ये देखिए बॉडी लैंग्वेज भी, प्रियंका गांधी यहाँ बैठी हुई हैं। राहुल गांधी ने भी तमाम बड़ी बातें कही हैं। इस बीच देखिए कहा यह जा रहा है कि बड़ी सुरक्षित सीट है वायनाड। कांग्रेस के लिहाज से हिंदी पट्टी में बीजेपी का वर्चस्व हमेशा से अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे साउथ का जिक्र आता है, साउथ की ओर लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और ये वायनाड जो है कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक भी करती है। हमेशा से राहुल गांधी को इस सीट से प्यार मिला है। अब ये देखा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उतना ही प्यार मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि ये सेफ सीट है, हालांकि इसमें जीत जो है वो संभव है, निश्चित है, लेकिन देखना ये भी होगा कि आखिरकार जीतती हैं तो कितने मतों से वो जीतती हैं, कितने वोटों से प्रियंका गांधी जीतेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच राहुल गांधी भी तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए हैं। देखिए, आपने मेरे भाई को लड़ने का सहारा दिया, ये प्रियंका ने कहा। 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपनी बहन और पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा कि मैं अपील करता हूं और मैं कहता हूं, ये पहली बार है कि मैं अपनी बहन के लिए प्रचार करने के लिए किसी सभा में आया हूं। और ये वाकई में सही, अभी तक जो प्रचार प्रसार में देखा होगा आपने कि प्रियंका गांधी ही राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार में ताकत झोंकती नजर आई, लेकिन ये मौका राहुल गांधी के लिए पहली बार था कि वह प्रियंका गांधी के लिए प्रचार प्रसार करें, जो कि पहली मर्तबा वह चुनावी मैदान में है बतौर प्रत्याशी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन ने प्रचार हमेशा से मेरे लिए किया और आज ये ऐसा मौका है जब मैं उसके लिए प्रचार कर रहा हूँ। हमारी माँ पिता के लिए भी प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे समय में एक प्रचारक रही और अब तक चुनाव में खड़ी नहीं हुई। आपको के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। राहुल ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मेरी बहन है। अब आप भी भाग्यशाली हैं, वो मेरी बहन है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है। तो बतौर जितना प्यार आपने मुझे दिया उतना ही प्यार आप प्रियंका गांधी को भी दें, ऐसा मुझे यकीन है, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी जो है अपने और बचपन के प्रियंका गांधी के साथ जो अपने पल उन्होंने स्पेंड किए थे, उनके बारे में जिक्र किया। और जैसे कि दीपिका ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि वो तो पहली बार अपनी बहन के लिए वोट मांग रहे हैं, हालांकि बहन कई दफ़ा उनका प्रमोशन कर चुके हैं, सोनिया गांधी का कर चुके हैं, पिता राजीव गांधी का भी कर चुके हैं। इसके साथ देखिए राहुल गांधी ने एक और बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका वही शख्स हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या में शामिल लड़की को गले लगाया था। उन्होंने कहा कि नलिनी से मिलकर लौटने पर उन्होंने ये बात मुझे बताई थी और ये भी कहा था, बहुत इमोशनल इस दौरान वो हुई थी और ये कहा था कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये बात बताने की कोशिश की है प्रियंका गांधी के बारे में कि कितनी इमोशनल वो शख्स हैं और तमाम चीज़ों से ऊपर अपने हित को वो नीचे रखती हैं और आम जनता के विषय में सोचती हैं, जो चीज़ें सही हैं सिर्फ उसके बारे में सोचती हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया। बिल्कुल, चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं। झारखंड के लिए बीजेपी का वादा, यूसीसी लागू करेंगे। देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी, एनडीटी ने भी इस खबर को जगह दी है। कल संकल्प पत्र को लॉन्च किया गया था बीजेपी के द्वारा और देखिए इसमें तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। तो देखिए ये जो खबर दिखा रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, और झारखंड में यूसीसी लागू होगा, 5 लाख रोजगार, बीजेपी का ये बड़ा वादा है। तमाम बड़ी बातें, महिला वोटर्स का खास ख्याल इसमें रखा गया है। हर महीने 2100 रुपये 2 सिलेंडर मुफ्त, अमित शाह ने वादों की पोटली खोली है। तो देखिए, रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली होनी है, जिसमें तमाम बड़ी बातें कही जाएंगी। किसानों के लिए भी आपको बता दें कि पटारे को खोला गया। शाह ने कहा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। बीजेपी का ये संकल्प है कि धान का हर दाना 3100 यानी कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। ये एक बड़ी बात ये कही गई है। तो देखिए, अब तमाम तरीके से जो वादे हैं उसकी तो बौछार कर दी गई है। वादे कितने कारगर साबित होंगे और उससे पहले क्या इन वादों पर
झारखंड के वासी भरोसा कर पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती भी। तो फिर बहरहाल आपको बता दें कि आदिवासी पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग किसानों का हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसानों को 48 घंटे में पेमेंट मिल जाएगी। ये कहा गया है ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए एमएसपी में अरहर और मड़ुआ को इसमें शामिल किया गया है। आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इसके साथ महिलाओं की बात कर लें, 2100 युवाओं को 2000 रुपये का भत्ते की बात करें, तमाम बड़ी बातें वो कहते नजर आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर हेमंत सरकार ने घुसपैठियों को शह दी है। ये अमित शाह कहते नजर आए हैं कि घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा है और घुसपैठियों को रोकना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। और बीजेपी अब सरकार में आएगी तो घुसपैठियों की रोकथाम ज़रूर की जाएगी। देखिए, अलग अलग अखबारों में इसको तरजीह दी गई है और ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी आप देख सकते हैं इस खबर को किस तरह से इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसकी हेडलाइन भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखिए, विल ब्रिंग अ यूसीसी टू झारखंड एग्जेम्प्ट ट्राइबल पीपल, सही शाह। तो चूंकि देखिए तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, ऐसे में अमित शाह ने इस बात को साफ कर दिया है कि यूसीसी लागू तो होगा झारखंड में अगर हम सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन आदिवासी लोगों को इससे बाहर रखा जाएगा। जिसके बाद देखिए विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बात तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की कर रहे हैं, बात तो आप समान नागरिक का, सभी नागरिक समान कानून की कर रहे हैं, और उसके बाद आप अगर आदिवासियों को बाहर रख रहे हैं तो क्या आपका मकसद सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक कानून लाना है? क्या यही आपकी मंशा है और इसीलिए बार बार आप यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि असल में तो सभी पर ये कानून जो है वो लागू नहीं है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, खबरें लगातार जारी, फौरन हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। बड़ी खबरों में आगे, मार्शलों के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी, ये कहना है दिल्ली की सीएम आतिशी का। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो दिल्ली में बस मार्शल की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बस मार्शल्स की नियुक्ति पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। एलजी पर हमला बोला गया। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बस मार्शल्स के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी ही है जो इन्हें नौकरी से निकाले जाने के फैसले का विरोध कर रही है। दिल्ली सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर अक्टूबर 2023 में इन 10,000 बस मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता, विधायक और मंत्री बस मार्शल के साथ उनके आंदोलन में रहे और मांग करते रहे कि नौकरी दी जाए। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी केवल चुनावों के वक्त ही संविदा कर्मियों को पक्का करने का लालच देती है, मगर पक्का करती ही नहीं है। तमाम बड़ी बातें कहती नजर आई हैं और ये भी कहा है कि देखिए, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन रोकने वाली हमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। और बीजेपी न सिर्फ हमारे कामों में दखल अंदाजी करती है, बल्कि जो हम निर्णय लेते हैं उन पर भी आपको बता दें कि किसी न किसी तरीके से सवालिया निशान खड़ा करती है। बात अब मार्शल्स की आई है, तो मार्शल्स को लेकर भी अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सीएम है आतिशी वह घेरती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी या फिर क्या कुछ एक्शन जो है वो बीजेपी की ओर से लिया जाएगा। बहरहाल कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई मर्तबा जो दिल्ली की सीएम है या फिर इससे पहले जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि पूर्व सीएम भी दिल्ली के रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि हमेशा हम कुछ भी निर्णय लें, कोई भी बात करें, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा से टांग अड़ाती आई है और हमारे फैसलों पर सवाली निशान खड़ी करती है। बात अब मार्शल्स की आई है। मार्शल्स को लेकर भी तमाम बड़ी बातें कही गई हैं कि देखिए, हम तो सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ही है जो सपोर्ट से इनकार कर रही है। तो देखिए, के बाद एक मसले अगर हम देखें, दिल्ली में हर दूसरे दिन एक मसला होता है और बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, या फिर यूँ कहें कि कहीं ना कहीं एलजी वर्सेस सरकार के बीच की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है, जहाँ पर एक दूसरे पर ये आरोप लगाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं
कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हम जो फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं उनमें अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल का ये तर्क होता है, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार काम नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का इसमें एक अलग एंगल है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में ये जो स्थिति है पसोपेश की, ये आपको देखने को मिलेगी हर दूसरे दिन, मसला चाहे कोई भी हो। देखिए, जल्द भेजेंगे मार्शल बहाली का प्रस्ताव। ये कहा गया एलजी से पास करा के दिखाए बीजेपी। और देखिए, ये एक चुनौती भरा लहजा भी है, संघर्ष करेगी आप। एक बार फिर से वही नारा, वही बात कही गई है कि देखिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली के मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। इसमें क्या कहा गया, जरा ये भी समझ लीजिए आप। कहा गया कि एलजी ने सीएम आतिशी को पत्र लिखकर बहाली का प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजने की सलाह दी थी। बीजेपी ने घोषणा की थी कि अगर दिल्ली सरकार ने संडे तक प्रस्ताव नहीं भेजा तो दिल्ली सरकार ने, आपको बता दें कि सीएम का घेराव किया जाएगा। जवाब में मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को ही चुनौती दे डाली। आतिशी ने कहा कि हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली के प्रस्ताव पर पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग कर ली थी और इसमें प्रदूषण की रोकथाम के लिए कहाँ कहाँ तैनात किया जाए ये भी कहा गया था। और एलजी, इस आपको बता दें कि कहीं ना कहीं साहब को भी बहाली का प्रस्ताव भेजा है। अब मैं ये कह रही हूँ कि आप वॉलंटियर्स की बात करें, मार्शल्स की बात करें, आप इस पर जल्द से जल्द मुहर लगाइए। देखिए, अफसरों ने, आपको ये भी बता दें, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सच्चाई अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। ये बात फिर से दोहराती नजर आई है। बसों में सुरक्षा देने के लिए 10,000 से ज़्यादा मार्शल्सों को तैनात करके गरीब घरों के लड़के लड़कियों को रोजगार दिया था, लेकिन बीजेपी ने अप्रैल 2023 से उनको अन्याय करना उनके साथ शुरू कर दिया और अफसरों ने बस मार्शल्स की तनख्वाह को रोक दिया था। फाइल पर लिखा कि इनको निकाल देना चाहिए, ये भी आतिशी ने जिक्र किया। कहा कि तब केजरीवाल की सरकार थी, उन्हीं के मंत्री ही थे जिन्होंने संघर्ष करके बस मार्शल्स को उनकी तनख्वाह दिलाई थी। और जो राजनीति जो है वो कर रही है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने एक नया षड्यंत्र रचा। 2023 में मार्शल्स को नौकरी से निकलवा दिया गया। तब भी केजरीवाल को एलजी ने चिट्ठी लिखी थी और तब भी ये तमाम मार्शल्स बेरोजगार हो गए थे। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ पल्ला झाड़ लिया गया है आतिशी के द्वारा। देखिए, हम तो बहाली कर ही रहे हैं, लेकिन बहाली तभी संभव है जब एलजी जो है इस पर सहमति जाहिर करें, और ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और पूरा जो ठीकरा फोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ही फोड़ दिया गया है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात खेल की करते हैं। टेस्ट सीरीज में घर में टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार। नवभारत टाइम्स में, दैनिक भास्कर में खबर का जिक्र हुआ है। देखिए, मैचेस की टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में भारत को 25 रन से हरा दिया गया है। मुंबई में खेले गए मैच में भारत को आखिरी पारी में जीत के लिए 147 रन का टारगेट मिला था। टीम 121 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 235 रन बनाए थे, वहीं दूसरी पारी में 174 रन बनाए। भारत ने इसके जवाब में पहली पारी में 263 रन बनाए, वहीं दूसरी पारी में 121 रनों के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत का घर में 16 मैचेस में ये 5वीं हार है। वो सबसे ज्यादा घरेलू टेस्ट हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। कीवी टीम ने इस मैच में 147 रन का टारगेट डिफेंड किया। ये टीम का दूसरा सबसे सफल डिफेंस है। देखिए, टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की घर में ये सबसे बड़ी हार कहा जाएगा और सब जगह इसकी कह सकते हैं कि निंदा हो रही है। सब जगह कह रहे हैं कि आप अपने ही घर में सबसे बड़ी हार आपको मिली है। 24 साल के बाद, आपको बता दें, जी हाँ, 24 साल के बाद भारत ने क्लीन स्वीप से अपनी सीरीज को ही गंवा दिया। तो फिलहाल 2000 में टीम इंडिया अफ्रीका से 2-0 से अपने ही घर में हारी थी और 24 साल के बाद वो वापस से मौका आया कि वापस से टीम इंडिया अपने ही घर में एक शर्मनाक हार गई। और देखिए, आपको बता दें, न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज में 25 रन से हराने के बाद 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से न्यूजीलैंड ने सीरीज को हासिल कर लिया। घर में ही क्लीन स्वीप हुई थी। 2000 में आपको पता है अफ्रीका से हारी थी। अब देखिए, अब यहाँ जो दिग्गज हैं वो क्या कह रहे हैं। कोहली, रोहित फेल हो गए, ये सभी ने देखा किस तरीके से किसी की बल्लेबाजी नहीं चली, किसी की गेंदबाजी नहीं चली। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भारी रहे। जो न्यूजीलैंड की तरफ से कहा गया कि आखिरकार किन लोगों ने, यानी किन प्लेयर्स ने जो दबाव बनाया वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, जिसमें खास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी बड़ी हार रही, चूँकि उनको वो डिफेंस ही नहीं करता। इसके अलावा मेहमान टीम ने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, मिचेल सैंटोस
और टेस्ट में कुल 13 विकेट निकालकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो एजाज पटेल तीसरे टेस्ट मैच में 11 विकेट निकालकर विनर बने। लेकिन कीवी स्पिनर्स ने 37 विकेट निकाले इस सीरीज में, जो भारत के खिलाफ सर्वाधिक है। ओपनिंग सबसे खराब रही, ये सब ने देखा, सबने तभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भांप लिया था, स्मेल कर लिया था कि जो ओपनिंग हुई है वो बहुत ख़राब थी। अच्छी शुरुआत से आप आधी जंग जीत लेते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी ही नहीं हुई। तो टीम इंडिया ने पूरी सीरीज में अच्छी शुरुआत करने में नाकाम। देखिए, पूरी सीरीज का हम बात करते हैं तो लब्बो लुबाब निकल के ये आया कि जब शुरुआत हुई तब वो शुरुआत बहुत ख़राब रही। और ये कहा जाता है ना कि आप अच्छी शुरुआत करेंगे तो आधी चीज़ तो आप वैसे ही विन कर लेते हैं, बट स्टिल ये ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। आपने शुरुआत ही ख़राब की, इसका नतीजा क्या हुआ कि मनोबल जो होता है वह गिरता गया और रही सही कसर जो थी वो स्पिनर्स ने पूरी कर दी। कहाँ है हार्दिक पांड्या की टीम? अब ये कहा जा रहा है टीम सिलेक्शन भी हार की एक वजह रही, ये कहना है। अब आप समझिए इसकी, चूंकि अब कहीं ना कहीं बारीकियां अब निकाली जाएंगी, बारीकियों से देखा जाएगा कि हार की वजह क्या रही। टीम सिलेक्शन भी हार की वजह आई। हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत होनी चाहिए थी, लंबे फॉर्मेट में भी टीम इंडिया को है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बारे में कहा जा रहा था कि आखिरकार आप इनको निकाल दिया है, इस सिलेक्शन टीम में नहीं रखा, तो ऐसा क्यों किया आपने? फिटनेस का हवाला दिया गया था उनको, टेस्ट टीम में नहीं रखा गया, नहीं पड़ पाए कंडीशन। तो बेंगलुरु टेस्ट बारिश में इशारा किया गया था कि तेज पिच जो तेज गेंदबाज है वो माकूल होगी। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और हिसाब किताब नहीं लगा पाए कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बहरहाल ये 20-24 साल के बाद ये शर्मनाक हार रही और इससे सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है। अब आप समझिए, चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो उसमें किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस होगी ये आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए हार के कारण अब तलाशे जा रहे हैं और जिस तरह से प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स इसके पीछे आ रहे हैं, जैसे कि रोहित का गलत फैसला, रोहित के बेंगलुरु टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के फैसले को पूरी सीरीज की दिशा बदल दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि हालात तेज गेंदबाजों के अनुकूल थे, तो तमाम तरह के सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए ये कहा जा रहा है कि स्पिन पिच का दाव जो है वो उल्टा पड़ गया। बेंगलुरु की हार के बाद प्रबंधन ने पुणे और मुंबई में स्पिन पिच का दांव चला, जो कि उल्टा पड़ गया। दिग्गजों का फ्लॉप शो, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी उनसे, लेकिन जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, फ्लॉप शो जैसे कि हम कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न माना जा रहा है। दिग्गज विराट और रोहित अपने प्रदर्शन से टीम के आगे एग्जाम्पल्स नहीं सेट कर पाए। विराट ने 3 टेस्ट में 15.5 की औसत से 93, रोहित ने 15.16 की औसत से 91 रन बनाए। अश्विन से एक्सपेक्टेशंस हाई थी, वो भी बेअसर रहे। बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन का गेंद और बल्ला दोनों से ही प्रभाव रहा था, लेकिन इस सीरीज में वो सिर्फ 9 विकेट्स ले पाए। उन्होंने एक बार भी पिच में 5 विकेट जो हैं नहीं लिए। और इसके अलावा देखिए बाएं हाथ के स्पिनर जो है वो कहीं ना कहीं चुनौती बने हुए दिखाई दिए। बाएं हाथ के स्पिनर भारत के लिए एक बार फिर से चुनौती बन गए। मिशेल सेंटनर ने पुणे टेस्ट में 13 और एजाज पटेल ने मुंबई में 11 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन के आगे पोल खोल दी। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे मैच का विश्लेषण जो है वो इस अखबार में जो है आप देख सकते हैं अमर उजाला में किया गया है, जिसमें हेडलाइन तो दी ही हुई है, भारतीय धुरंधर ढेर, घर में ही ढेर और न्यूजीलैंड ने तोड़ी है स्पिन की बादशाहत। तो बाकायदा तमाम फैक्टर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका क्या है और ऑस्ट्रेलिया से जीतने होंगे 4 टेस्ट। इसके अलावा बल्ला नहीं चला है तो स्कोर कार्ड क्या क्या रहा है, हार के प्रदर्शन क्या रहे हैं, ये तमाम जो फैक्टर्स है अलग अलग तरह के यहाँ पर दिखाए गए हैं, दर्शाए गए। इसके अलावा देखिए पंत के आउट होने पर विवाद रहा, 3rd अंपायर का फैसला रहा, हर चीज़ को यहाँ पर बहुत डिटेल में बताया गया है कुल मिलाकर। लेकिन अगर हेडलाइन देखें तो जाहिर तौर पर बहुत निराशाजनक हो जाती है कि होम ग्राउंड पर आप खेल रहे हैं और भारतीय धुरंधर अगर यहाँ पर भी नहीं अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाए हैं और न्यूजीलैंड ने कहीं ना कहीं तोड़ दिए स्पिन की बादशाह, तो जाहिर तौर पर एक्सपेक्टेशंस पर आपके पानी फिर जाता है और उम्मीदें आपकी टूट जाती हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं, 16 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। दैनिक भास्कर में इस खबर का जिक्र है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस मौके पर जय बाबा केदार के जय घोष से केदारपुरी गुंजायमान हो गई। और देखिए भारतीय सेना के बैंड की भक्ति में धुनों के बीच वैदिक विधि विधान और परंपराओं के साथ बाबा केदार के मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं। इस मौके पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों समेत 15,000 से ज़्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने।
इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री श्री केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं कि जब केदारनाथ के कपाट बंद हुए तो किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। 16 लाख भक्त बताए जा रहे हैं जिन्होंने दर्शन किए बाबा केदार के, और तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं इस बात की। कितनी कलरफुल पिक्चर यहाँ पर पोस्ट की गई है बाकायदा। और देखिए दिन चुना गया था भाई दूज का जब केदारनाथ के ये कपाट जो है खुल गए, वो माफ़ कीजिएगा बंद हुए हैं। यात्रा काल में रिकॉर्ड 16 लाख से ज़्यादा तीर्थ यात्री यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए और कपाट बंद होने के साक्षी बने। तो देखिए 6 महीने के लिए कपाट होते हैं बंद और किस तरीके से आखिरी दिन भी लोगों का भारी हुजूम उमड़ा दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार पहुंचे। और 6 महीने के बाद देखिए अब इसमें कहा जाता है कि जो शीतकालीन जो उनका अवकाश होता है, शीतकालीन का जो शयन का वक्त होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक ठंड हो जाती है। और पूरा का पूरा आपने देखा भी होगा इतनी ठंड के वक्त पूरा जो केदारनाथ है वो ढक जाता है, मंदिर को छोड़ दिया था, तो मोटी मोटी जो बर्फ़ की लेयर है वो जम जाती है। और 6 महीने के बाद वापस से केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और सभी भक्त अब 6 महीने के बाद ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। ईरान में फिर से गरमाया है हिजाब का मुद्दा। एनबीटी ने इस खबर को जगह दी, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को जगह दी है। ईरान में फिर से हिजाब का जो मुद्दा है वो गर्मा गया। तो हिजाब आपको बता दें कि राजधानी तेहरान में एक छात्रा के निर्वस्त्र होकर घूमने का मामला सामने आया। तो ये घटना तेहरान की आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में हुई। यह यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न और हिजाब खींचे जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट में अपने कपड़े उतार दिए। निर्वस्त्र घूमने के कुछ देर बाद ही ईरानी पुलिस ने छात्रा को हिरासत में लिया। दावा किया गया कि छात्रा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। दरअसल ईरान में महिलाओं के कपड़ों को लेकर सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसके मुताबिक महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर हिजाब और ढीले कपड़े पहनना अनिवार्य है। तो ऐसे में छात्रा के इस कदम को ईरानी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने के तौर पर देखा जा रहा है। तो हिजाब को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। देखना ये होगा कि इस कदम की किस तरीके से इस कदम को किस तरीके से लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए आपको स्क्रीन पर एक दिखा भी रहे, कटिंग भी दिखा रहे हो, मेरे हाथ में भी अखबार है। ईरान में ड्रेस कोड पर प्रदर्शन, छात्रा ने कैंपस में कपड़े उतार दिए और अपना विरोध अपना जाहिर किया है। देखिए ईरान मुस्लिम देश, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी सख्ती होगी कपड़ों को लेकर और हिजाब को लेकर। एक ईरानी लड़की को यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने कपड़े उतारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना शनिवार की बताई जा रही है और लड़की ने देश के सख्त इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध में अपने कपड़े उतारे हैं। देखिए ये बात गौर करने वाली है कि लड़की ने देश के सख्त इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध जताते हुए कपड़े उतारे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि लड़की के साथ कैंपस पुलिस ने गलत बर्ताव किया, जिसके विरोध में उसने ये कदम उठाया है। ईरानी पत्रकार मसीह अली निजाद ने इस घटना के संबंध में लिखा है कि ईरान में यूनिवर्सिटी मोरालिटी पुलिस ने अनुचित हिजाब की वजह से एक छात्रा को परेशान किया, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके अलावा देखिए बता दें कि ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क महानिदेशक आमिर महजौब ने घटना पर जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि छात्रा ने अनैतिक काम किया था। जांच से पता चला है कि छात्रा मानसिक दबाव में थी। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है कि परिसर की सुरक्षा ने लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने छात्रा को अरेस्ट कर लिया है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी ईरान ने छात्रा की तुरंत रिहाई की मांग की है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर वहाँ पर एक अलग तरह का तरीका अपनाया जाता है। अमूमन अगर आपको अपने खुद के हक की बात भी करनी है तो वो भी उसे कन्वे करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। ये सऊदी अरब का जिक्र हम करें जो कि मॉडर्निटी की तरफ लगातार बढ़ रहा है, और अगर हम ईरान जैसे देश की बात कर रहे हैं तो ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जहाँ पर ये बताने के लिए कि आपके खुद के साथ किस तरह से मॉलेस्टेशन हुआ है या फिर अगर आपको अपना विरोध जताना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर महिलाएं भी अपनी बात उस तरह से कहने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। खुद अपनी बात कहने के लिए भी अभी भी
इन कंट्रीज़ में उन्हें पुरुषों की सहायता लेनी पड़ती, क्योंकि पुरुष वर्चस्व जो है वो अभी भी यहाँ और देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैंक अकाउंट्स अगर खुलवाने हैं, अगर आपको जॉब के लिए जाना है, तो भी ये डिसीजन 100% आपका नहीं होता। इसके लिए भी आपको एक पुरुष अपने घर में जो है, आपके पिता हो या भाई हो या हस्बैंड हो, उनका सहारा लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपकी बात को उस तरह से लिया जाता है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ये देखा गया है कि 2 साल बाद वापस 2 साल पहले किस तरीके से हिजाब का मुद्दा सामने आया था और एक बार फिर से यही मुद्दा वापस से गूंज रहा है ईरान में। तो फिलहाल देखिए अब नया मामला जब सामने आया तो अब इसको लेकर तमाम तरह की जो बहस है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो ईरान में अनिवार्य हिजाब के सख्त पालन पर बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर महिला संगठनों ने विरोध इस बाबत दर्ज करवाया है। बता दें कि हिजाब पहनने पर 2022 में मॉडल पुलिस की पिटाई से, आपको याद होगा, 22 साल की कुर्द महिला महस अमीनी की मौत के बाद ईरान में कई महीनों तक प्रदर्शन हुआ था और उस आंदोलन में 551 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। ये पूरी घटना 2 साल पहले घटी थी और देखिए अब एक बार फिर से यही मसला वापस से सामने आया है। उस वक्त आपको याद होगा विरोध के स्वरूप लोगों ने अपने जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने बाल कटवाना शुरू कर दिए थे, अपने छोटे छोटे बाल रखना शुरू कर दिए थे। तब वो विरोध करते हिजाब का और पुलिस कस्टडी में उस 22 साल की लड़की की मौत हो गई थी। 2 साल बाद से वही वापस से मसला सामने आया है। हालांकि अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है ईरान सरकार के द्वारा कि जो लड़की निर्वस्त्र होकर घूमी, जिसने विरोध किया, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। महिलाओं पर बढ़ते जुल्म है, तानाशाहों की उल्टी गिनती है। ये नोबल विजेता नरगिस ने कहा था कि तमाम जो जानकार हैं वो अब क्या कह रहे हैं, ईरान की जो आबो हवा है क्या इसमें बदलाव आने की सुगबुगाहट है। ये देखा जा रहा है क्योंकि 2 साल पहले किस तरीके से अपनी जान पर भी बनाई थी, उसके बावजूद भी तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो पीछे हटने को राजी नहीं थे। ठीक ऐसे ही ये मसला एक बार फिर से हवा लेता नजर आ रहा है। नरगिस ने क्या कहा? ईरान की नोबेल शांति विजेता नरगिस मोहम्मदी ने कहा कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार तानाशाह सरकार के लिए उल्टी गिनती साबित हो रहा है। लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है, सरकार को ये भारी पड़ने वाला है। तेहरान की जेल में कैद नरगिस ने अपने बयान में कहा कि छात्रा को तुरंत रिहा कर देना चाहिए, नहीं तो इसकी परिणति बहुत खराब होगी। बहरहाल ये एक अच्छा संकेत हम मोनिका कहें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल पहले भी देखा गया था किस तरीके से बगावत की गई, जैसे बगावत कहा जाएगा, और 2 साल बाद वापस से बगावत के जो स्वर हैं वो मुखर हो रहे हैं ईरान में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चीन के युवा नहीं ले रहे हैं शादी में दिलचस्पी, घटा है विवाह पंजीकरण। दिलचस्प खबर है, अमर उजाला में इसका जिक्र है। चीन में शी जिनपिंग सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद युवा शादी करने के लिए उत्सुक नहीं है। चीन में इस साल यानी 2024 के पहले 9 महीनों में शादियों के रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। इनसे पता चलता है कि धीमी अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की बढ़ती लागत के चलते युवा शादी से बच रहे हैं। इससे देश में जन्म दर भी लगातार घट रहा है। चीन में इस साल तकरीबन 47 लाख जोड़ों ने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये बीते साल से तकरीबन 9.5 लाख कम है। साल 2023 में पिछले 9 महीनों में 56 लाख से ज्यादा विवाह पंजीकरण दर्ज किए गए थे। चीन में युवाओं का शादी न करना सरकार के लिए परेशानी का सबब है, जो आबादी बढ़ाने की नीतियों पर जोर दे रही है। वहीं भारत में भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें युवा शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। देखिए ये बड़ा गंभीर मसला फिलहाल चीन की हम बात करते हैं तो है, क्योंकि चीन में जिस तरीके से एक औसत दर निकाली गई थी कि लगातार जो युवा हैं उनकी आबादी जो है वो कम होती जा रही और इस बीच जो बुजुर्ग हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही। तो ये वही चीन है जहां 2 बच्चों की नीति पहले उसने दी थी और कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही थी कि अब इसके आगे बच्चे पैदा नहीं किए जाएं। लेकिन अब वही चीन है जो प्रमोट कर रहा है, जो लालच भी दे रहा है, जो स्कीम्स भी चला रहा है कि आप शादी कीजिए युवा, जिससे कि जो युवाओं की संख्या उनमें इजाफा हो। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या रास्ता निकाला जाएगा चीन के द्वारा। बिल्कुल, ट्रंप कमला के बीच कांटे की टक्कर है। 7 राज्यों के नतीजों से तय होगी जीत हार। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बस कुछ घंटे का वक्त बाकी है।
5 नवंबर से लगभग 24.4 करोड़ मतदाता नए राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालेंगे। इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। कमला हैरिस के साथ उपराष्ट्रपति के लिए मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स मैदान में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए दावा ठोक रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव यूं तो 5 नवंबर को शुरू हो रहा है और वोटों की गिनती भी उसी दिन शुरू हो जाएगी, लेकिन अंतिम नतीजे आने में दिन लग सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि किस तरीके से आपने देखा होगा यूएस वोटर्स को फाइनलाइज रिजल्ट तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक कि उनकी उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस या फिर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अधिकांश राज्यों खासकर तथाकथित स्विंग स्टेट्स में महत्वपूर्ण जीत हासिल नहीं कर लेते। अगर जीत में कोई बड़ा अंतर नहीं आता है तो सिर्फ गिनती से विवादित जो परिणाम है सुलझने में कई दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं। तो फिलहाल देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है कमला हैरिस को बाहरी बता रहे हैं अपने कई इस वक्त बयानों में। ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने इस वक्त रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, अब क्या वो बाहरी का मुद्दा भुना पाएंगे नहीं भुना पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ अभी के लिए सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। नमस्कार।